Good morning to all of you. Good Today we morning, sir. start, our subject is the big data, and today we start the infrastructure for big data. It is very interesting to you because we have already in the last classes discussed about the big data introductions, characteristics, and types of big data, and so many topics we have covered the first unit. Now today we start the infrastructure for big data. Infrastructure means क्या होता है? Infrastructure थोड़ा अपनी आवाज को अपने म्यूट कर लीजिए सब लोग. इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट दिस स्लाइड. As you know, whenever we receive the different types of data, heavy data, big data, means you have seen here in this slide, different types of data are displaying here. uh, Different number of social media data and some vehicles are displaying here. They have communicate the informations and have the share market informations and internet informations, Gmail, Google, and networking towers, whatever are available here, they are communicating the informations. And so big information, so huge informations we are receiving from the different number of resources. So information is at the center of the new wave of opportunity. We have already discussed how many how we have already discussed about the characteristics of the big data, where first is the volume, second is the variety, and third is the velocity. We have already discussed about these. So volume, huge volume में आपके पास डेटा आ रहा है, डिफरेंट वेराइटी का डेटा आपके पास आ रहा है, और उसकी वेलोसिटी भी हाई है. तो इस तरह से जो जो डेटा हमें आ रहा है, उस डेटा को हमको किस तरीके से मैनेज करना है, उसका एक स्ट्रक्चर, उसका एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पर हम उस डेटा पर एनालिसिस करेंगे. एनालिसिस करने के बाद वी गेट सम रिजल्ट्स फॉर द बिजनेस इनसाइट. यहाँ पर आप लोग इस स्लाइड में देखिए, यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने आप लोगों को बिग डेटा के बारे में बताया, बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर. ये बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वी आर प्रोवाइडिंग द हार्डवेयर, वी प्रोवाइडिंग द सॉफ्टवेयर, वी प्रोवाइडिंग द डिफरेंट नंबर ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, है ना. तो इस तरह से बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं. इसके बारे में अपन को डिस्कस करना है. हम लोगों को मालूम है कि जब डेटा हमारे पास स्मॉल था, तब हम उसको इजीली किसी पर्टिकुलर सिस्टम पर स्टोर कर सकते थे, उसको मैनेज कर सकते थे, है ना. लेकिन जब हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा आ रहा है, ह्यूज डेटा आ रहा है, बिग डेटा हमारे पास आ रहा है, उस डेटा को आपको किस तरीके से मैनेज करना है. उसे मैनेज करने के लिए आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट मतलब हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना. तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए. वो आपका सारी चीज़ें आपकी बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, है ना. नाउ वी स्टार्ट. Big data is flexible data, whereas in the past all of your data might have been stored in a specific type of database using consistent data structure. Now we discuss here in the big data, today's data sets come in many forms. Effective analytic strategies are designed to be highly flexible and to handle any type of data that is thrown at them. Okay. जैसा मैंने आपको अभी बताया कि बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ टूल्स होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ टूल्स एंड एजेंट्स होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप का जो डेटा हमारे पास आ रहा है, वो डेटा आपका कैसा हो सकता है? फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम द सोशल मीडिया, एंड फ्रॉम द डिफरेंट नंबर ऑफ वेबसाइट्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ डिवाइसेस, स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट व्हीकल्स. तो यहाँ से आपके पास जो भी डेटा रिसीव हो रहा है, उस डेटा स्टार्ट ही किए 20 मिनट बाद. जी. So we are using here the different number of tools agents in the big data structure. ये
ये टूल्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे लिए क्या चाहिए इसमें, द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एंड फिजिकल स्टोरेज मीडिया दैट स्टोर इट इन द बिग डेटा स्ट्रक्चर। हमें सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है, और हमें मालूम है कि जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है बिग डेटा है, ह्यूज डेटा हमें रिसीव हो रहा है। इस डेटा को स्टोर कराने के लिए आपको फिजिकल स्टोरेज मीडिया की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब इस ह्यूज डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे कि हम लोग ट्रेडिशनली जो स्मॉल डेटा हमारे पास आता था तो एक पीसी में हम लोग स्टोर कर पाते थे, बट यहाँ पर अगर बिग डेटा की अगर अपन बात करते हैं तो बिग डेटा आपका उसे स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक फिजिकल स्टोरेज मीडिया की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। फिर इसके बाद हम बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, तो द नेटवर्क दैट ट्रांसफर इट। हमको एक नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो इस डेटा को ट्रांसमिट कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिग डेटा पर जो भी वर्किंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अप्लाई होता है इसके अंदर, जिसमें अलग अलग लोकेशन पर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, और वहाँ से हम उसकी कनेक्टिविटी करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसके लिए आपको मालूम है कि इसमें जो नेटवर्क होगा, नेटवर्क कैसा होगा, नेटवर्क इतना अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, इतना अच्छा इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, इतनी अच्छी डिवाइसेस होनी चाहिए जो कि इंफॉर्मेशंस को कम्युनिकेट कर सके। इसके बारे में हम लोग हडूप के बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, उसके थ्रू कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है द एप्लीकेशन एनवायरनमेंट दैट होस्ट द एनालिटिक्स टूल्स दैट एनालाइज इट एंड द बैकअप। अब जो भी आप लोग डिफरेंट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, एक एनवायरनमेंट चाहिए आपको इन एप्लीकेशंस को इस हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट करने के लिए, उस डेटा पर एनालिसिस करने के लिए आपको क्या चाहिए, टाइम टू टाइम उसका बैकअप भी आपको लेना है ना। इसके बाद आर्चिव इंफ्रास्ट्रक्चर दैट बैक्स इट अप आफ्टर एनालिसिस इज कंप्लीट। तो इस तरह से ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बिग बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसके बारे में, इसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड के बारे में डिस्कस किया है कि डेटा सोर्सेस, डेटा सोर्सेज में इंफॉर्मेशन इज एट द सेंटर ऑफ द न्यू वेव ऑफ अपॉर्चुनिटी। डिफरेंट टाइप का हमारे पास ये जो डेटा रिसीव हो रहा है, इस डेटा को, जैसे अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है कि बिग डेटा, इस बिग डेटा का एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसमें आपको हार्डवेयर चाहिए, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस चाहिए, स्टोरेज मीडिया चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर नेटवर्क चाहिए। तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क का यूज करके हम लोग यहाँ पर ये डेटा, बिग डेटा के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करेंगे। फिर इसके बाद बिजनेस इनसाइट के थ्रू आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में कि 90% ऑफ वर्ल्ड्स डेटा इज unstructured driven by rise in mobility devices collaboration machine generated data। मतलब जो भी डेटा हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आ रहा है वो अबाउट 90% डेटा हमको रिसीव हो रहा है। इस 90% डेटा को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में लेके आना, उसको प्रॉपर क्लासीफाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए बिग डेटा के लिए एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना होगा। अब देखिए, एक हडूप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हडूप बेसिकली क्या है, अभी हालांकि हम इसको डिटेल जो स्टडी करने वाले हैं वो नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट होगा आपका हडूप इकोसिस्टम, या ये इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल हम डिस्प्ले करा रहे हैं। जैसे कि हडूप हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, और हडूप अपने आप में क्या है, हडूप इज एन एप्लीकेशन, ये अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि नेटवर्क पर डिफरेंट नंबर ऑफ सिस्टम्स पर जो भी वर्क चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया गया है अलग अलग सिस्टम पर, उसको पूरे को मैनेज करना। जैसे मास्टर स्लैब, मास्टर स्लैब के बारे में आप लोग जानते हैं कि मास्टर स्लैब मतलब मास्टर कंप्यूटर क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ स्लैब्स सिस्टम्स होते हैं उन सारे सिस्टम्स पर वो अपनी कंट्रोलिंग करता है। तो पूरी कंट्रोलिंग करता है, कैसे उसको मैनेज करता है। उसी तरीके से क्या होता है कि हमें मालूम है कि हमारे पास बिग डेटा में ह्यूज डेटा हमारे पास रिसीव हो रहा है। एक पर्टिकुलर सिस्टम पर हम सारा डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते। ये डेटा हमारे सर्वर पर है या दूसरे डिफरेंट नंबर ऑफ सर्वर पर हमारा डेटा अवेलेबल है, अलग अलग कंप्यूटर्स पर डेटा अवेलेबल है, रिसीव हो रहा है। उस पूरे डेटा को मैनेज करना, उस पर एनालिसिस करना, उसके लिए आपको एक हडूप
हडूप सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। एक हडूप एक एग्जांपल है जिसके थ्रू आप बिग डेटा को वो सपोर्ट करता है। जो भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या जो भी डेटा हमें रिसीव होता है उस डेटा को किस तरह से मैनेज करना है, एनालिसिस करना है और किस तरह से रिजल्ट्स निकालना है। एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं अपाचे इको सिस्टम, इसको हम बाद में काफी डिटेल में पढ़ने वाले, भी जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, इसमें अलग अलग सेक्शंस में इसको हडूप को डिवाइड किया हुआ है। इस हडूप को डिवाइड करने में एक देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में देखिए एच बेस। एच बेस क्या है? दिस इज द डेटाबेस। ये क्या है? एक डेटाबेस है ना। फिर ये एक यार्न मैप रिड्यूस V2 डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क, मतलब जो अलग अलग सिस्टम पर डिस्ट्रीब्यूटेड जो डेटा है वो किस तरीके से किस किस को क्या क्या एलोटेड है, क्या क्या वहां पर एनालिसिस हो रही, क्या प्रोसेसिंग हो रही है, ये यार्न मैप रिड्यूस ये पूरा उसको मैनेज करता है। फिर इसमें है ओजी वर्क फ्लो, मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है आपका उस डेटा का वर्क फ्लो क्या होगा, पहले कौन सा सेक्शन एग्जीक्यूट होना है या किस पे एनालिसिस होना है, इसके बाद कौन सा होना है, इसके बाद कौन सा होना है, तो उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ये मेंटेन करके चलता है। ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए एक पिग स्क्रिप्टिंग और लास्ट में लिखा है एक हाइप एसक्यूएल क्वेरी। हाइव एसक्यूएल क्वेरी ये आपकी थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट में हाइव के बारे में अपन काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये हाइव क्या है? हाइव इज जस्ट लाइक द एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो हम लोग डीबीएमएस आरडीबीएमएस में यूज करते हैं, उसी की तरह से ये एक हाइव एक एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू आप जो भी डेटाबेस एच बेस के अंदर जो भी डेटा आपका स्टोर है उस डेटा को मैनेज करने के लिए उस पर क्वेरी फायर करके रिजल्ट्स को निकालने के लिए हम लोग हाइव एसक्यूएल क्वेरी का यूज करते हैं। फिर इसके बाद देखिए पिग। पिग क्या है? दिस इज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये जो कि बिग डेटा को मैनेज करने में हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि आपकी आर होती है, पाइथन होती है, उसी तरीके से हमारी एक पिग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। क्लियर। फिर इसके बाद एक इसमें मैं आउट मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग कंसेप्ट, इसमें मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज होती हैं बहुत सारी। इन लाइब्रेरीज को, इन मशीन लर्निंग कंसेप्ट्स को, इन मेथड्स को हम लोग अप्लाई करते हैं अपने डेटाबेस से या अपना जो भी अनस्ट्रक्चर्ड या जो भी डेटा हमारे पास रिसीव हुआ उस डेटा पर डिफरेंट नंबर ऑफ मशीन लर्निंग मेथड का यूज करके मशीन को लर्न करा के उसके थ्रू रिजल्ट्स हम निकालने में ये हडूप हडूप का एक पार्ट है। तो मतलब हडूप यहाँ पर मशीन लर्निंग भी यूज कर रहा है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी यूज कर रहा है, वर्क फ्लो यार्न मैप रिड्यूसर यूज कर रहा है, हाइव एसक्यूएल क्वेरी यूज कर रहा है ना। इस तरीके से और भी इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसको कि अपन लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअली क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये लिखा है ना HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, है ना। और ये आपके बिग डेटा का एक टूल है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशंस को एनालिसिस करके उसके रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं, है ना। रिजल्ट्स को उसको निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, जितने भी नंबर ऑफ सिस्टम को नेटवर्क पर कनेक्ट करना है, जिसके अंदर के डेटा को एनालाइज करना है, एनालाइज करके उसके रिजल्ट्स निकालना है, इंटीग्रेट करना है, तो उन सभी में आपको हडूप को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये ओपन सोर्स है जिसके बारे में अपन आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एप्लीकेशन आपको, ये सॉफ्टवेयर आपको सभी सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर ये सिस्टम में जब वर्क करेंगे तो एक मास्टर होगा और डिफरेंट नंबर ऑफ स्लैब्स होंगे। तो किसको मास्टर बनाना है? जो कि पूरे नंबर ऑफ सिस्टम पर पूरी कंट्रोलिंग करेगा और उसकी इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, वी आर डिस्कसिंग हियर द इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या डिस्कस कर रहे हैं? बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बिग डेटा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस डेटा को कैसे मैनेज करना है, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये छोटे छोटे अपन ने टूल्स, एजेंट्स, सॉफ्टवेयर्स, नेटवर्क, एप्लीकेशन एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें होती हैं, है ना। यहाँ पर अपन ने किस तरह से डेटा कलेक्ट होता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अप्लाई होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू डेटा को एनालाइज किया जाता है। और उसी में एक एग्जाम्पल हमने हडूप सिस्टम का यूज किया हुआ है, अपाचे हडूप सिस्टम, है ना। तो इस अपाचे हडूप सिस्टम के अंदर अपन ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपन ने एक प्रैक्टिकली उसको शो करके रखा हुआ है। क्लियर। फिर इसके बाद अब क्या हो रहा है कि जो नॉर्मली हम लोग जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं
नॉर्मल पहले हम सिस्टम पर स्मॉल डेटा यूज करते थे, एनालिसिस करते थे, रिजल्ट्स निकालते थे. नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर द बिग डेटा. तो बिग डेटा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करते समय हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. बिलो आर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स you may experience that delay or prevent you from transforming big data into values. Okay, एक होता है स्लो स्टोरेज मीडिया. ये स्लो स्टोरेज मीडिया क्या कर रहा है आपका? डिस्क इनपुट आउटपुट बोटलनेक्स आर वन कॉमन सोर्स ऑफ डिले इन डेटा प्रोसेसिंग, है ना. तो फॉर्चुनेटली देयर आर सम ट्रिक्स दैट यू कैन यूज टू मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट. मतलब हम लोग जो हम लोग डिस्क यूज करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज करते हैं, वो काफी डिले और स्लो वर्क करते हैं. अगर अपन बिग डेटा पर अगर उन सब चीजों को यूज करें तो हम जिस पर्पस के लिए बिग डेटा को हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे, उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाएंगे और वो वर्क आपका काफी स्लो होगा, है ना. तो इन सब चीजों की वजह से हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. तो इसको अपन मैनेज कर सकते हैं इफ वी आर यूज द एसएसडीज. एसएसडीज क्या होती है? सॉलिड स्टेट डिस्क. मतलब आपको फास्टली एक्सेस करना है, उसकी एक्सेस करने की टाइम, उसका जो डिले टाइम को कम करना है. तो उसका सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है? टू अपग्रेड योर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट डिस्क SSDs, which typically run faster. Alternatively, you could use in memory data processing, which is much faster than relying on conventional storage. Okay. तो इस तरीके से इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसका लैक ऑफ स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी का मतलब तो आपको पता ही है कि जो चीज चल रही है उसको कितना स्केलेबल है, वो उसमें और क्या इनहेंस हम कर सकते हैं, इनहेंस करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है ना. जैसे मैंने सपोज एक नेटवर्क बनाया या जैसे मैंने अपना एक एप्लीकेशन डेवलप किया, उस एप्लीकेशन को मुझे नेटवर्क पर रन करना है. अब नेटवर्क पर रन करना है तो वो सॉफ्टवेयर आपका, वो एप्लीकेशन कितने नंबर ऑफ नोड पर रन हो सकता है, क्या हम उसे इनहेंस कर सकते हैं? जैसे 5 नोड के लिए मैंने एक एप्लीकेशन बना के रखी हुई है, क्या मैं उस एप्लीकेशन को इनहेंस कर सकता हूँ 10 नोड्स के बीच में, 15 नोड्स के बीच में, 20 नोड्स के बीच में? अगर मैं कर पा रहा हूँ ऐसा तो वो स्केलेबल है, और नहीं कर पा रहा हूँ तो वो आपका फेल हो रहा है, स्केलेबल नहीं है ना. तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी क्या होता है, इफ योर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कैन नॉट इंक्रीज इन साइज एज योर डेटा नीड्स ग्रो, है ना. अगर आप अपने डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की साइज को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं जैसे डेटा बढ़ता है, हमें मालूम है कि बिग डेटा ह्यूज डेटा है और पर मिनट, पर आवर एंड पर डे ह्यूज डेटा जनरेट होता है ना. उस ह्यूज डेटा जो जनरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो फिर बहुत वो क्या होगा, दिस इज द लैक ऑफ स्केलेबिलिटी. इट विल undercut your ability to turn data into values. Okay, at the same time, of course, you don't want to maintain substantially more big data infrastructure than you need today just so that it's there for the future. Otherwise, you will be paying for infrastructure you are not currently using, which is not a good use of money. क्लियर. तो इस तरीके से मतलब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि हम डेटा अगर ग्रो करता है तो उसे हम बढ़ा पाएं. हालांकि उसको आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बट आपको मनी पे करना पड़ेगा. तो ऐसी कंडीशन ना बने, आप पहले से उसको स्केलेबल बनाएं. मतलब हमको इस तरह से टूल्स, इस तरह से एप्लीकेशंस, इस तरह से हार्डवेयर यूज करना है कि प्रॉब्लम ना आए. फिर इसके बाद एक होता है स्लो नेटवर्क कनेक्टिविटी. स्लो नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या है? देखिए, इफ योर डेटा इज लार्ज इन साइज, ओके, डेटा तो लार्ज हो गई होगा, है ना, बिग डेटा की बात कर रहे हैं. ट्रांसफरिंग इट अक्रॉस द नेटवर्क कैन टेक एन टाइम, especially if network transfer require using the public internet, where bandwidth tend to be much more limited than it is on internal company network. देखिए, अपन लोग जानते हैं
कि हमें मालूम है कि अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है, डेटा ह्यूज डेटा है, डेटा हैवी डेटा है, हाई वॉल्यूम डेटा है, डिफरेंट टाइप का डेटा है, हाई वेलोसिटी डेटा है, तो ऐसी कंडीशन में जिस नेटवर्क पर आप उस डेटा को ट्रांसफर करना है, एक नेटवर्क पर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर आपको ट्रांसफर करना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि यू नीड द पब्लिक इंटरनेट। आपको उसी हिसाब से आपको उसी कैपेसिटी का, उसी हाई बैंडविड्थ के साथ आपको क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए, है ना। तो उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, तो आप फिर कैसे कर पाएंगे, है ना। तो पेइंग फॉर मोर बैंडविड्थ इज वन वे टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम। कर सकते हो, पेमेंट कर दीजिए, आपकी हाई बैंडविड्थ का प्लान आप ले लीजिए नेटवर्क पर, तो वो आप कर पाओगे, बट दैट विल ओनली गेट यू सो फार एंड इट विल कॉस्ट यू। ओके, अब इसके बाद बेटर अप्रोच क्या हो सकती है? बेटर अप्रोच इज टू आर्किटेक्ट your big data infrastructure in a way that minimize the amount of data transfer that needs to occur over the network। अब इसमें एक आर्किटेक्ट या जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उसको ये चाहिए कि जो डेटा का फ्लो है, जैसी जरूरत है उस हिसाब से ही डेटा का ट्रांसफर किया जाए। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि आई एम मैनेजिंग द all SGI websites। I manage the 5 websites of the our SIT group। Okay, so whenever in during the exam time traffic have increased, है ना, ट्रैफिक बढ़ जाता है, बहुत सारे लोग वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, बहुत सारे क्वेरीज जनरेट करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, मैसेज वगैरह कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हमारी वेबसाइट है ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल, बहुत ज़्यादा एक्सेस होती है। कुछ पर्टिकुलर पेजेस जैसे एडमिशन पेज है, प्लेसमेंट पेज है, डिपार्टमेंटल पेजेस हैं, ये पेजेस बहुत ज़्यादा एक्सेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज आर in this time in on different number of places they are accessing our websites। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारा एक पर्टिकुलर प्लान है, जैसे हमने AWS Amazon AWS से एक प्लान लेके रखा हुआ है। उस प्लान की अपनी कैपेसिटी है कि थ्री टीबी बैंडविड्थ हमने लेके रखी हुई है, मतलब 3 TB बैंडविड्थ हम यूज कर सकते हैं इन अ मंथ, है ना। उससे ज्यादा अगर हम यूज करते हैं तो हमारी वेबसाइट स्लो हो जाएगी, उस स्लो वर्क करने लगेगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? अब अगर हमें बैंडविड्थ अपनी बढ़ानी, या तो 2 तरीके हैं, देखो, या तो पेमेंट करके बैंडविड्थ बढ़वा लो आप। बैंडविड्थ अगर आप बढ़वाते हो तो उसमें और ज्यादा आप मतलब फास्टली वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो ऑन द नेट। और यदि बैंडविड्थ आप नहीं बढ़ाते हो तो फिर आपको क्या चाहिए कि किस एरिया में ट्रैफिक को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, किस एरिया में मतलब जैसे मालूम है कि एमपी के स्टूडेंट्स हैं, एमपी में सबसे ज़्यादा वेबसाइट एक्सेस हो रही, तो एमपी के लिए हमने फिक्स कर दिया कि इसमें इतना ट्रैफिक रहेगा, बाहर के लिए इतना रहेगा, मतलब ये इसके टूल्स आते हैं अलग अलग जिसके थ्रू हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सोलो नेटवर्क कनेक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करना पड़ेगा। बिग डेटा के केस में तो बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा आपको, या तो ज़रूरत के हिसाब से डेटा ट्रांसफ़र किया जाए या फिर आप पेमेंट करके उसकी बैंडविड्थ को बढ़वाएंगे, है ना। तो अब मैं एक एग्जांपल और दिया हुआ है, यू कुड डू दिस बाय फॉर एग्जांपल यूजिंग क्लाउड बेस्ड एनालिटिक टूल्स। क्लाउड बेस्ड, इसमें AWS के अंदर एक होता है क्लाउड फ्रंट। अगर किसी को वेबसाइट्स वगैरह या जो भी सर्वर को सर्वर के बारे में नॉलेज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, यू आर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, सो यू हैव द नॉलेज कि एक क्लाउड फ्रंट सर्विस होती है AWS की, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो भी ट्रैफिक जनरेट होता है या जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है, तो उससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में हेवी लोडेड हो जाती है हमारी वेबसाइट और उस एरिया में वेबसाइट एक्सेस नहीं हो पाती। तो हम क्लाउड फ्रंट अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है जो ट्रैफिक है वो होल वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि उसको उसको क्या कर दिया उन्होंने अदर एरिया में ट्रांसफर कर दिया, अदर मतलब वो ट्रैफिक आपका डिवाइडेड हो गया, है ना। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि क्लाउड क्या होता है, सब लोग जानते हैं क्लाउड का मतलब क्या होता है कि आप अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। एक क्लाउड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ। क्लाउड का मतलब आप लोग जानते हैं कि अलग डिफरेंट अनदर लोकेशन पर कोई सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं,
सर्वर है, उसकी हार्ड डिस्क है ना, तो उनको आपको एक्सेस करना है कहीं से भी बैठ के, कैसे भी आप एक्सेस कर सकते हो इन द क्लाउड, है ना। तो अब जैसे कि एक गूगल है आपका, गूगल सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाउड की सर्विस थ्रू द जीमेल। जीमेल हम लोग यूज करते हैं, जीमेल हम लॉगिन करते हैं, गूगल ड्राइव हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट हम तो अकाउंट बना के छोड़ देते हैं, और अकाउंट बनाने के बाद जो भी मेल करना है, कम्युनिकेट करना है, हमारे सिस्टम में कुछ भी नहीं रहता, हो रहा है वो वहाँ पर गूगल के अपने सर्वर में। किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है वो गूगल ड्राइव की सर्विस देता है, गूगल फॉर्म बनाने की सर्विस बना दे रहा है आपको, और बहुत सारी सर्विसेज। आप जीमेल को ओपन करेंगे तो डिफरेंट नंबर ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल इन द जीमेल, है ना। तो ये सारी, ये जीमेल क्या है, जीमेल इज द सर्विस विच इज प्रोवाइडिंग बाय द जीमेल। किस टाइप की क्लाउड सर्विस है, जिस किसके थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, वो गूगल के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है। तो इस तरह से दिस इज द एग्जाम्पल, है ना। तो अपन डिस्कस कर रहे थे कि यूजिंग क्लाउड बेस्ड एनालिटिक्स टूल्स टू एनालाइज डेटा दैट इज कलेक्टेड इन द क्लाउड rather than downloading that data to an ऑन प्रोमाइज लोकेशन फर्स्ट, है ना। तो हम उसको क्लाउड पर अगर अपन करेंगे तो अपने लिए ज़्यादा आसान होगा, है ना। अलग अलग लोकेशन पर एनालिसिस हो रहा है उसका, और उसके रिजल्ट्स को बाद में अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है इसका, सब ऑप्टिमल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या है कि गेटिंग डेटा फ्रॉम द फॉर्मेट इन विच इट is born into the format that you need to analyze it or share it with other can be very tricky। देखिए क्या होता है कि डेटा जनरेट होता है, जैसे व्हाट्सएप से डेटा जनरेट हो रहा है, फेसबुक से अपना डेटा जनरेट हो रहा है, ट्विटर से एक डेटा जनरेट हो रहा है, या वेबसाइट पे आपने फॉर्म वगैरह बना के छोड़े हुए हैं तो वो फॉर्म में आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस वहां से डेटा जनरेट हो रहा है, जीमेल से डेटा जनरेट हो रहा है ना। ऐसे डिफरेंट नंबर ऑफ वेबसाइट, सोशल मीडिया, है ना, ऑडियो वीडियो, डिफरेंट टाइप का डेटा जनरेट होता है। अब ये डेटा जहां से जनरेट होता है उसका एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होता है ना। जिस जो जो फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में वहां पर बॉर्न हुआ है डेटा, मतलब जनरेट हुआ है, उस डेटा को ही एनालिसिस के लिए शेयर किया जाता है, किसके बीच में, विथ अदर कैन बी वेरी ट्रिकी। मतलब अदर लोग जो भी एनालिसिस उस पर होना है, वही डेटा वहां से सोशल मीडिया से हमारे पास आ गया। ये जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, वो डेटा साइंटिस्ट लाइक द Hadoop, machine learning, using the R language, using the Python language, they are getting the results. They are analysis on the data and access the information. तो उनके लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए बड़ा ही टफ होता है वहां पर कि जो डेटा आया है वो डेटा कैसा आया है, हमें अलग अलग फॉर्मेट में डेटा आ रहा है। अब अलग अलग फॉर्मेट में अगर डेटा हमें मिल रहा है तो दिस इज द बिग प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि अब उस पे फिर अब बाद में हम उसको क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर लाके उसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे, है ना। तो मोस्ट एप्लीकेशन स्ट्रक्चर डेटा इन वेज दैट वर्क बेस्ट फॉर देम with little consideration of how well those structures work for other applications or context. This is why data transformation is so important, है ना। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में या इजी फॉर्मेट में लेके आना उसको, जिसके बेस पर उस पर एप्लीकेशन, जिसके बेस पर हम उसको एनालिसिस कर सकें। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ यू टू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। तो इस टाइप से ये बिग डेटा के अंदर ये सारे टूल्स हमें अवेलेबल हैं, इन टूल्स का हम यूज करके हम कर सकते हैं उसको ट्रांसफर, और उसको बहुत ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आज की क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बिग डेटा, जिसमें बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है क्या है, किस तरीके से किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। इसमें टूल्स होते हैं, इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ एजेंट्स दैट कलेक्ट द डेटा, सॉफ्टवेयर्स, फिजिकल स्टोरेज मीडिया होता है, नेटवर्क होता है जो भी डेटा को ट्रांसफ़र करने में हमें सपोर्ट करता है। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, एनालिटिक टूल्स होते हैं जो कि डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा का बैकअप लेते हैं, और हम जैसा चाहते हैं वैसे फॉर्मेट में हमें डेटा या डेटा एनालिसिस करके वो हमें प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि डेटा सोर्स से डेटा को कलेक्ट करना है,
और डेटा को कलेक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेटा को लेके आना है और उसके हिसाब से उस पर एनालिसिस करके रिजल्ट्स जनरेट करना है हमको, है ना। फिर इसके बाद हमने हडूप इकोसिस्टम एक मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द बिग डेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द बिग डेटा के अंदर हडूप 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 के थ्रू बिग डेटा का एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जिसमें अलग अलग छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आगे चल के आपको नेक्स्ट क्लासेस में काफी डिटेल में डिस्कस करना है। क्लियर। फिर इसके बाद उसमें लैक क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। बिलो आर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स यू मे एक्सपीरियंस दैट डिले और प्रिवेंट यू फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग बिग डेटा इनटू वैल्यूज, है ना। स्लो स्टोरेज, लैक ऑफ स्केलेबिलिटी पढ़ा हमने, स्लो नेटवर्क कनेक्टिविटी हमने पढ़ा, एंड सब ऑप्टिमल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके